वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने वाले हैं हैवानात की जमात बंदी इस सबक के ताल्लुक़ से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सबक की। जमात बंदी से ताल्लुक़ या जमात बंदी किसे कहा जाता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे हम। जमात बंदी यानी जानदारों के बहुत सारे अक़साम दुनिया में मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तकरीबन 87 मिलियन जानदार दुनिया में मौजूद है, जिसको अलग अलग ज़मरों में रखना, अलग अलग क्लासेस में रखना बहुत मुश्किल साबित होता था। तो इसके लिए इन जानदारों को इनकी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर अपने एक अलग मरहले में रखना, अलग ग्रोह में रखना जमात बंदी कहलाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं कि किस तरह से जमात बंदी की जाती है। तो यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं आप कि शक्ल में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जानदारों की दो ग्रोह बनाए गए, जानदारों के दो ग्रोह, जिसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी वाला सुतून होता है वो जानदार फ़िक्रिये या हुबलिये, या जिनके अंदर फ़िक्री सुतून नहीं मौजूद होता है वो गैर हुबलिये जानदार। इस तरह से फ़िक्रिये और दो गैर फ़िक्रिये, इस तरह से दो जमातें बनी। उसके साथ साथ कसीर क़ल्बी जानदार या क़ल्बी जानदार फ़िक्री हैवानात दो ग्रोह में तकसीम हुए। उसी तरह कसीर क़ल्बी हैवानात जो है तो इनकी और तकसीम हुई। या क़ल्बी जानदार जो है तो आम तौर से नबातात में मोनेरा जमात आती है। इस तरह से आप शक्ल में देख सकते हैं। और हैवानात के अंदर प्रोटिस्टा जमात आती है, 8वीं जमात में भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसकी क्या हिस्ट्री है एनिमल क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर बताया गया कि मुख्तलिफ़ माहिरीन ने वक्तन फ़वक्तन हैवानात की जमात बंदी के लिए कोशिश की। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु ने सबसे पहले हैवानात की जमात बंदी की थी। सबसे पहले अरस्तु ने जमात बंदी की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने जिस्मानी आदत, मस्कन जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल जमात बंदी की थी। बाद अज़ा साइंसदानों में तरक्की की बदौलत हवाले बदलते गए और इसके मुताबिक जमात बंदी के मौज़ूआत भी बदलते गए। अरस्तु के ज़रिए की गई जमात बंदी के तरीक़े को या मसनूई तरीक़े कहते हैं। इनके अलावा थियोफ्रेट्स, पेलिनी जॉन रे लिनियस ने भी जमात बंदी के लिए तरकीबी तरीक़े का सहारा लिया। बाद के ज़माने में जमात बंदी के कुदरती तरीक़े का इस्तेमाल किया गया। अब देखो, अरस्तु के बाद जो है तो कुदरती तरीक़े का इस्तेमाल किया गया। कुदरती तरीक़ा आप जानते हैं कि हैवानात और नबातात, इस तरह से जमात बंदी के कुदरती तरीक़े भी जानदारों के जिस्मानी बनावट की ख़ुसूसियात ने इन खलियात के क्रोमोज़ोम और हयाती कीमियाई ख़ुसूसियात जैसे मौज़ूआत पर मुनहसर थी। कुछ ज़माने के बाद इर्तिका इस उसूल पर मबनी जमात बंदी अमल में लाई गई। डॉबज़िन्स्की मेयर ने इस तरीक़े की बुनियाद पर हैवानात की जमात बंदी की। इसी तरह यहाँ पर चंद साइंसदान जिन्होंने जमात बंदी की थी, इनके ताल्लुक़ से बताया गया कि और यहाँ पर हयाती जमात बंदी के क्या फ़ायदे हैं। ये 2017 या 18 के क्वेश्चन पेपर में ग़ालिबन 2019 के पेपर में पूछा गया था कि जमात बंदी के फ़ायदे क्या है। जमात बंदी से अलग अलग किस्म के जानदार, इनको अलग अलग ज़मरों में रखा जा सकता है, ये एक फ़ायदा हो सकता। जानदारों का मुताला करने में सहूलत हो सकती। किसी गिरोह के चंद हैवानात का मुताला करें तब भी इस गिरोह के तमाम हैवानात की मालूमात मिल सकती है। ये अगर अपन एक जमात के ताल्लुक़ से पढ़ ले, एक जानदार के ताल्लुक़ से पढ़ ले, तो उसकी पूरी जमात की मालूमात मिल सकती है। हैवानात के इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ आगाही होती है। इर्तिक़ा यानी एक ही जानदार से नए जानदार पैदा हुए होंगे, इससे इसके ताल्लुक़ से भी मालूमात मिलती है। हैवानात की शनाख्त में आसानी होती है और गलती का इम्कान कम होता है। यहाँ पर गलती का इम्कान कम हो जाता है जब जमात बंदी करते हैं हम लोग।
دوسرے جانداروں کے ساتھ حیوانات کے رشتے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے تو رینگنے والے جاندار اور دودھ دینے والے جاندار، ان میں کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ ہر حیوانات کا مسکن قدرت میں ان کا حتمی مقام سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حیوانات میں موجود مختلف قسم کے توافق کی معلومات ہوتی ہے۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، تو ان میں کیوں فرق آتا اس کی بھی معلومات ہمیں حیوانات کی جماعت بندی سے ملتی ہے۔ اچھا، آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ جس طرح سے اوپر شکل میں دیکھے آپ لوگوں نے کہ حیوانات کی جماعت بندی کے لیے پہلا طریقہ جو استعمال کیا گیا، حبلیے اور غیر حبلیے حیوانات میں۔ حبلیے کسے کہا جاتا ہے یا غیر حبلیے کسے کہا جاتا ہے، ہم دیکھیں گے اس کے تعلق سے۔ جس میں حبل پشت کا سہارا نہیں ہوتا، جس میں پشت کا سہارا ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، انہیں غیر حبلیے حیوانات کہتے ہیں۔ حلق میں گل پھڑے نہیں ہوتے۔ مچھلی کے اندر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے گل پھڑے ہوتے ہیں، لیکن جن کے اندر گل پھڑے نہیں ہوتے ایسے جاندار غیر حبلیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ عصبی نظام نوٹوکارڈ موجود ہو تو جوڑ کی شکل میں پیڑ ہوتی ہے۔ پیڑ ٹھوس اور جسم کی بطنی جانب وینٹرل ہوتی ہے۔ اگر عصبی ڈور موجود ہو ان کے اندر تو وہ جوڑ کی شکل میں ہوتی ہے، اور جوڑ کے شکل میں ہونے کے باوجود نیچے کی جانب ہوتی ہے۔ جیسے انسان میں یہ پیٹھ کی جانب ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ پیٹ کی جانب ہوتی ہوگی۔ اگر دل موجود ہے تو جسم کی ظہری جانب موجود ہوتا ہے، ڈورسل جانب موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ غیر حبلیے کے تعلق سے۔ غیر حبلیے میں فکری ستون تو ہوتا ہوگا کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سانس لینے کے لیے گل پھڑے یا پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ عصبی ڈور جسم کی ظہری جانب، غیر حبلیے میں بطنی جانب تھی، ظہری جانب تھی، اور یہاں پر ظہری جانب بطنی جانب تھی اور یہاں پر ظہری جانب موجود ہے۔ دل جسم کی بطنی جانب موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے امتحانوں میں، غیر حبلیے اور حبلیے میں فرق واضح کیجیے۔ تو یہ جو 4 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ لکھ سکتے ہیں۔ ایک لکھ سکتے ہیں آپ، جسم میں فکری ستون موجود ہوتا ہے، فکری ستون نہیں موجود ہوتا، گل پھڑے موجود ہوتے ہیں، نہیں موجود ہوتے۔ عصبی ڈور جسم کی ظہری جانب ہوتی ہے، عصبی ڈور جسم کی بطنی جانب ہوتی ہے، دل بطنی جانب ہوتا ہے، ظہری جانب ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو یہاں پر عالم حیوانات کو رابرٹ وٹیکر نے جو جماعت بندی کیا تھا، اس کی 5 جماعتیں جو تھی اس کے تعلق سے بتایا گیا۔ عالم حیوانات کی جو 5 جماعتیں آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر شکل کو میں تھوڑا سا ٹولز استعمال کر کے آپ کو صحیح سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے آپ، یہاں پر حیوانات جو ہے 2 گروہ میں، 2 ذیلی عالم میں تقسیم کیے گئے، غیر حبلیے اور حبلیے۔ اب جو حبلیے جاندار ہے ان کو ذیلی عالم میں تقسیم کیا گیا، یوروکارڈیٹا، سیفیلوکارڈیٹا اور ورٹیبریٹا۔ اب یہ جو ورٹیبریٹا جاندار ہے، ان جانداروں کو گول منہ والے، مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے، پرندے، پستانیے، اس طرح سے 6 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایسے جاندار جن میں فکری ستون موجود ہوتا ہے، ایسے جانداروں کو 6 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ گول منہ والے، مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے، پرندے، ان کے تعلق سے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں جو ذیلی عالم غیر حبلیے ہے، غیر حبلیے جنہیں فکری ستون موجود نہیں ہوتا ہے، ایسے جاندار۔ اب پہلا جاندار، ان کے اندر ٹوٹل 10 جماعتیں ہیں۔ 10 جماعتوں میں پہلا ابتدائی حیوانات، دوسرا استوانہ نما حیوانات، گول منہ والے، جوڑدار پیر والے، شوکے دار جسم والے، اسی طرح مسامدار جسم والے، چپٹے دودے، ہلکے دار دودے، نرم جسم والے، نیم نخائیے، اس طرح سے الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا دیا ہوا ہے سبق میں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایگزام کے مطابق۔
کہ جو رابرٹ وٹیکر نے جماعت بندی کیا تھا تو اس جماعت کے مطابق اس نے 5 جماعتوں میں تقسیم کیا تھا، جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شروعات میں تنظیمی معیار، یہاں پر تنظیمی معیار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تنظیمی معیار سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہولڈ کیجیے، تنظیمی معیار یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد تنظیمی معیار کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جسمانی بناوٹ، دوسری کلاس جسمانی بناوٹ، پہلا تنظیمی معیار، دوسرا جسمانی بناوٹ، تیسرا ہم لوگ دیکھتے ہیں نابض تہ، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نابض تہ، اسے ٹک کر لیتے ہیں ہم لوگ، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے بعد جسمی کہفہ نظر آ رہا ہے آپ کو نابض تہ کے بعد۔ اس کے بعد جسمانی حلقوں کی تقسیم، یہ اس طرح سے 5 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ نے پہلے دیکھا کہ یہاں پر 5 جماعتیں۔ تنظیمی معیار کسے کہا جاتا ہے وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ 5 جماعتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ 5 جماعتیں کون سی ہیں؟ تنظیمی معیار، جسمانی تشاکل، نابض تہ، جسمی کہفہ اور جسمانی حلقے۔ کیا کیا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات دیکھتے ہیں۔ تنظیمی معیار سے متعلق ہم ایسا کہہ سکتے ہیں بچوں کہ ان میں خلیے کس طرح سے موجود ہے۔ اگر کسی جاندار کے اندر ایک خلیہ موجود ہو تو ایسے جاندار کو ہم لوگ یک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک خلیہ موجود ہونے والے جاندار ہے اسے پروٹوپلازمک گریڈ آف آرگنائزیشن یا کہا جاتا ہے۔ تو حیوانات کا جسم خلیات سے مل کر بنتا ہے اور کثیر خلیوی حیوانات میں خلیات مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔ کثیر خلیوی حیوانات میں اگر نسیج تیار نہیں ہو تو ان کی جسمانی تنظیم کو خلوی معیاری تنظیم کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بھول دیا اس نے، سیلولر گریڈ آف آرگنائزیشن، تو یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ پروٹوپلازمک گریڈ آف آرگنائزیشن ایک طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں ایک خلیے سے جو ہے تو جاندار تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر نسیج تیار نہ ہو، دوسری آرگنائزیشن بتایا، تنظیمی معیار بتایا یہاں پر کہ جب خلیے موجود ہو تو اس طرح کی تنظیمی معیار کو سیلولر گریڈ آف آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے، جب خلیات مل کر ٹیشو بناتے ہیں یا نسیج بناتے ہیں تو خلیہ نسیج معیاری تنظیم اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا ہو گیا۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا نسیج عضو معیاری تنظیم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا شاید کہ خلیہ جو ہے خلیے سے کیا بنتا ہے؟ نسیج بنتی ہے، اور نسیج ملنے کی وجہ سے کیا تیار ہوتا ہے؟ آرگن بنتا ہے یا پھر عضو تیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہمارا جو تنظیمی معیار ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ نسیج عضو معیاری تنظیم، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نسیج عضو معیاری تنظیم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نسیج عضو اور کیا بچا ہمارا جو معیاری تنظیم کے اندر اہمیت کا حامل رہتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں سسٹم۔ نسیج عضو نظام معیاری تنظیم، اس طرح سے 5ویں آرگنائزیشن یہ ہوگی، نسیج عضو نظام معیاری تنظیم۔ یہ یہاں پر دیا گیا ہے، آپ لوگوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں، نسیج نظام معیاری تنظیم۔ اب
नसीज, उज़ू, मियारी तंजीम, ये क्या चीज़ें होती हैं? आप जैसे कि जान सकते हैं कि भाई एक खलिए से एक जानदार पैदा हुआ तो उसे प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और अगर खलियात मिलके कोई जानदार तैयार करते हैं तो खलवी मियारी तंजीम कहा जाता है उसे। अगर खलियात मिलते हैं और नसीज बनाते हैं तो खलिया नसीज मियारी तंजीम कहेंगे उसे। और अगर बहुत सारे नसीजें मिलती है और नसीज मिलने के बाद ऑर्गन बनाती है या फिर उज़ू बनाती है तो उस निज़ाम तंजीम को खलिया नसीज उज़ू मियारी तंजीम कहेंगे। अब उज़ू मिलते हैं और निज़ाम बनाते हैं तो उसे हम लोग उज़ू निज़ाम मियारी तंजीम कहेंगे। फिर उसके बाद उज़ू निज़ाम मिला के पूरा जिस्म तैयार कर रहे हैं तो उज़ू निज़ाम मियारी तंजीम कहा जाएगा उसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग आगे यहाँ पर जिस्मानी तशाकुल बताया गया आपको। जिस्मानी तशाकुल किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। जिस्मानी तशाकुल से मुराद जिस्म की शक्ल। अब देखो यहाँ पर जो है तो 2 किस्म की शक्लें बताई गई, 3 किस्म की शक्लें बताई गई। गैर तशाकुली, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसा कहूँ कि इंसान को 2 हिस्सों में काटा गया तो 2 हिस्सों में काटने के बाद जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से के बिल्कुल मुशाबा नज़र आता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ऐसा कहेंगे कि भाई यहाँ पर 2 जानिबी तशाकुल नज़र आ रहा है। लेकिन कोई ऐसा जानदार है कि उसको काटने पर 2 हिस्सों में तकसीम करने पर वो शक्ल नहीं दिखाता तो ऐसी तशाकुल को हम लोग गैर तशाकुली कहेंगे, जहाँ पर शक्ल नज़र नहीं आती। और जहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम होने पर, जैसे कि हमने इंसान को काटे थे 2 हिस्सों में, तो 2 हिस्सों में काटने पर ये 2 तशाकुली नज़र आ रहा था हमें। अब उसी तरह कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा शक्लें दिखाते हैं। कितने भी मर्तबा उन्हें तकसीम करने पर वो एक जैसी शक्ल दिखाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जानदार बताया गया, ये साइकॉन है। तो साइकॉन को अगर कितने भी बार काटा गया, ये इसे नहीं बल्कि यहाँ पर जो जानदार नज़र आ रहा है इसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, ये देख सकते हैं आप शक्ल में। तो इसे कितने भी बार कट करने पर ये बिल्कुल यकसा शक्ल दिखाता है। तो ऐसे जानदार को हम लोग निस्कुतरी तशाकुल के मरहले में रखते हैं। उसके बाद जो तीसरा अहम टॉपिक है जर्मिनल लेयर या नाभिक तह। अब मैं आपको शक्ल के ज़रिए से समझाऊंगा यहाँ पर कि नाभिक तह किसे कहा जाता है। अब नाभिक तह यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। 3 किस्म की नाभिक तह नज़र आ रही है आपको। एक पहली जो नाभिक तह नज़र आ रही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे, दरु आदमा यानी अंदर वाली जो नाभिक तह मौजूद होती है उसे दरु आदमा कहते हैं। अब जो बाहर वाली होती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया बरू आदमा, कि जो बाहर से मौजूद होती है उन्हें बरू आदमा कहा जाता है। और बीच वाली जो तह मौजूद होती है तो उसे मियान आदमा कहा जाता है। इस तरह से 3 आदमाएँ मौजूद होती है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें 1 आदमा मौजूद होती है, कुछ में 3 आदमा मौजूद होती है और किसी में 2 आदमा मौजूद होती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं उसके बाद बॉडी कैविटी यानी जिस्मी कहफ़ा यानी जिसमें मौजूद खाली जगह। तो यहाँ पर हम लोग बगौर मुशाहिदा करते हैं तो हमें नज़र आता है कि कुछ जानदार जिस्मी कहफ़े वाले होते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें जिस्मी कहफ़ा खाली जगह मौजूद होती है। तो ऐसे जानदारों को जिस्मी कहफ़े वाले जानदार कहते हैं। अब दूसरा जानदार जो है यहाँ पर बताया जा रहा काज़िब जिस्मी कहफ़ा यानी हम लोगों को मालूम है कि अमीबा के अंदर काज़िब पैर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो कहफ़ा मौजूद होता है वो कभी दिखाई देता है और कभी गायब हो जाता है। इसलिए इस किस्म के कहफ़े को हम लोग
काज़िब जिस्मी कहफ़ा कहते हैं, जो कभी नज़र आता है और कभी नहीं नज़र आता है। और जो जानदारों के अंदर कहफ़ा मौजूद ही नहीं होता तो उसे गैर जिस्मी कहफ़े वाले जानदार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ने के बाद जिस्मी हलकों के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं हम लोग। जिस्मी हलके क्या होते हैं? सेगमेंटेशन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शक्लें दिखाई गई है आपको। यहाँ पर आपको एस्केरिस की शक्ल दिखाई गई। तो एस्केरिस की शक्ल से आप लोग देख सकते हैं कि इसके जिस्म पे हलके किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो हलके को अगर हम लोग कट करते हैं तो कट करने पर ये यकसा शक्ल दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेगमेंटेड बॉडी। अगर किसी हैवानात के जिस्म छोटे छोटे मुमासिल टुकड़ों में तकसीम किया जाए तो ऐसे जिस्म को हल्केदार जिस्म कहते हैं और हर हल्के हल्का कहलाता है। ठीक है, आगे की वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाई जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो 10 जमातें हैं तो उन 10 जमातों के ताल्लुक़ से हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले एक शक्ल आप लोगों को समझाना ज़रूरी है जो आपकी किताबों में मौजूद है। यहाँ पर आपको 5 चीज़ें जो 5 जमातों में तकसीम किया था रॉबर्ट विटेकर ने हैवानात के ग्रोह को, तो उसमें से 4 खुसूसियात यहाँ पर बताई जा रही है। जिस्मी कहफ़ा यानी जिस्म में खाली जगह मौजूद किन जानदारों के अंदर होती है, किन जानदारों के अंदर नहीं मौजूद होती है, उसके ताल्लुक़ से बताया जा रहा। उसके बाद दूसरी चीज़ बताई जा रही जिस्मानी तशाकुल। जिस्मानी तशाकुल के ताल्लुक़ से आप लोगों ने पढ़ा था बायलैटरल, और जिसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दो हिस्सों में तकसीम होने वाला और मज़ीद कई हिस्सों में तकसीम होने वाला जिस्म। तो इस तरह से गैर तशाकुली, निस्कुतरी तशाकुल, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ जिस्मानी तंजीम। जिस्मानी तंजीम में हम लोगों ने देखा था कि भाई 5 किस्म की तंजीम होती है। पहला प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद खलवी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखे थे हम लोगों ने उज़ू निज़ाम मियारी तंजीम। इस तरह से हम लोगों ने 5 देखे थे। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हम लोग तो आगे हमें आलम नज़र आता है। आलम यानी हैवानात के कौन से ज़मरे में रखा गया। तो आलम हैवानात या आलम नबातात, कौन से ज़मरे में जानदार को रखा गया, तो इसके ताल्लुक़ से दिखाया जाता है। ठीक है, खैर अब आगे जो है तो हम लोगों को मसामदार जिस्म वालों के ताल्लुक़ से, उसी के साथ साथ चपटे दूधे, गोल दूधे, हल्केदार जिस्म वाले और जोरदार पैर वाले, नरम जिस्म वाले, इसके ताल्लुक़ से मैं अलहदा तौर पर वीडियो तैयार करके आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।